हेलो दोस्तों, होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे चल रही होगी। आप लोग जल्द से अपने गोल्स को अचीव करें। दोस्तों, आज हमारा ये जो घटना चक्र सीरीज़ है ना, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नर जनरल और वायसराय। दोस्तों, अगर पूछा जाए मॉडर्न हिस्ट्री में दोस्तों 5-6 टॉपिक इतने इम्पोर्टेंट है कि हर साल उससे क्वेश्चन आता ही आता है। उसमें से ये भी है, जैसे भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ था दोस्तों, उससे क्वेश्चन बार बार आता है। और ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों कि आप कोई भी एग्जामिनेशन दीजिए, ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। और इसमें इतने सारे सिली मिस्टेक होते हैं, क्योंकि इसका जो ऑप्शन होता है बहुत करीब करीब होता है। तो आप इसको अपने एग्जामिनेशन में इसको देखने के बाद आप नहीं कीजिएगा। और आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को मिनिमम 2 बार देखें, मिनिमम 2 बार मैंने बोला। बुक आपके पास है, पढ़ने के बाद आप बुक देख लीजिए, उसके बाद आपको देखने का ज़रूरत नहीं है। आप 7 डेज़ में पूरा रिवाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए काफ़ी है, हम लोग अपना वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन सही है। तो दोस्तों, इसका बी ऑप्शन सही है। विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। दोस्तों, ये सब भारत, बंगाल, ये सब थोड़ा आएगा तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत क्लोज होते हैं ये। भारत का पूछा है दोस्तों, तो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। वारेन हेस्टिंग्स 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। यानी कि भारत पूछे तो विलियम बेंटिंक और बंगाल पूछे तो वारेन हेस्टिंग्स। और 1833 में ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। रॉबर्ट क्लाइव जो था, वो बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त हुआ था, जनरल नहीं, गवर्नर। ठीक है, तो चलिए ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? हमने ऊपर देखा दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो ये नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? वेटिंग ऑप्शन में नहीं है। और देखिए, बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इसके कालक्रम के अनुसार इसको दर्शाना है। तो इसका जो ऑप्शन है वो गलत दिया है दोस्तों, तो हम लोग डायरेक्ट डिस्कशन पे चलेंगे। क्वेश्चन गलत पढ़ करके दिमाग में उसको सेट नहीं करना है, ठीक है। इसका डिस्कशन पढ़ेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? मैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर में ही आपको बताया है, 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, तो जब बक्सर पढ़ रहे हैं तो अपने दिमाग में पलासी भी लगे कि पलासी कब हुआ था, तो उसको ध्यान रखिए। 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। और क्लाइव का दोबारा भारत में आगमन कब हुआ था दोस्तों? 3 मई 1765 को। इलाहाबाद का संधि कब हुआ था दोस्तों? अगस्त 1765 में। याद रखिएगा, पहला जो हुआ था दोस्तों वो 12 अगस्त को हुआ था, दूसरा जो हुआ था वो 16 अगस्त को हुआ था। ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स का बंगाल का गवर्नर कब बना था? वो 1772 में। ठीक है, चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं होता है यानी सर्कल कर देना है। चलिए, जब जो गलत है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया, तो इसको नहीं। जो सही नहीं है उसको पढ़ करके, क्यों हम लोग गलत चीज़ें जल्दी याद रखते हैं। ठीक है, चलिए इसका डिस्कशन पढ़ते हैं। क्लाइव के समय में असैनिक तथा सैनिक दोनों सुधार हुए थे। असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेना तथा निजी व्यापार बंद करा दिया। इसने आंतरिक कर देना अनिवार्य कर दिया। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए तथा जनवरी 1766 से यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल तथा बिहार के सीमा से बाहर कार्य करते थे। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना यानी कि ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार की। कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधारों, फौजदारी कानून में सुधार, पुलिस सुधार, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधार, व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की नींव पड़ी थी।
विलियम बेटिंग का कार्य जो था वो 1828 से 35, अभी ऊपर इसके बारे में पढ़ा, यानी दिमाग में आपको आना चाहिए। ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है। इतनी के शासन में 7 वर्षों में पुरानी निरंतर युद्धों तथा संयोजन की नीति को तिलांजलि दे दी गई। भारत के इतिहास में बेंटिंग का नाम सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाएगा। दोस्तों क्यों स्मरण किया जाएगा? इस बार जो 67 बीपीएससी हुआ उसमें सती प्रथा, दास प्रथा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे दोस्तों। किसने किया था, किसने नहीं किया था, तो अगर आपको क्वेश्चंस का क्लियरिटी रहेगा तभी आप मार पाइएगा। अब पहले की तरह वन लाइनर बीपीएससी नहीं पूछ रहा है, कुछ ही क्वेश्चन ऐसे थे जो वन लाइनर थे, एक सही, एक या दो सही, 2 या 3 सही। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो बार बार घटना चक्र पढ़िए, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं। चलिए, लॉर्ड डलहौजी का जो काल था दोस्तों 1848 से लेकर के 1856 तक। व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत 1848 में सतारा को, जो कि राज हड़प नीति के नाम से जाना जाता है, हम लोग जानते हैं। 1848 में सतारा, यानी कि याद रखिए कि राज हड़प नीति के तहत हड़पे जाना पहला राज्य कौन था दोस्तों? सतारा, 1848 में। 1849 में जैतपुर, 1849 में जैतपुर और तो संभलपुर दोनों, और 1850 में बघाट, ठीक है। 1852 में उदयपुर, 1854 में झांसी। ये इम्पोर्टेंट दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि यही सब जो कारनामे थे अंग्रेज़ों के, यही 1857 के युद्ध का कारण बना था, ठीक है। तो 1854 में जो था वो झांसी तथा 1854 में नागपुर का विलय कर दिया गया। 1856 ईस्वी में डलहौजी ने अवध का विलय कुप्रशासन के बहाने से किया था। अवध का यहाँ पे कोई डॉक्टर थे, उनको भ्रष्टाचार पे ये करके लगा दिया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों? लॉर्ड क्लाइव। हमने पीछे पढ़ा था कि वहाँ के जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विलियम पीट, उन्होंने इसको स्वर्ग से उतरा हुआ सेनानायक कहा था। विलियम पीट जो थे इसको स्वर्ग से उतरा हुआ सेनानायक, हमने फर्स्ट चैप्टर में ही दोस्तों पढ़ा था, याद कीजिए। तो जब जिसका नाम आता है, इस जैसे अभी क्लाइव का नाम आया, तो आपको क्लाइव से रिलेटेड चीज़ें दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि मैं उसके बारे में इतना चीज़ जानती हूँ। जैसे अगर आपके किसी दोस्त का नाम ले लिया जाए तो आप उसका पूरा बायोडाटा निकाल के रख देते हैं, तो वैसे मैंने आपको ये बताया था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 को ही पलासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्वकर्ता लॉर्ड क्लाइव था। इसी युद्ध के उपरांत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। राजा चैत सिंह। बनारस विद्रोह राजा चैत सिंह के द्वारा 1781 ईस्वी में किया गया था। इस विद्रोह में तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने सैनिकों के साथ भागकर चुनार के किले में शरण लिया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स उस समय थे। 15 जनवरी 1774 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे दोस्तों? विलियम जोन्स थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है दोस्तों? वारेन हेस्टिंग्स से। सुरक्षा प्रकोष्ठ यानी कि घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग्स तथा ब्लेजली संबंधित है। वारेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबर की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। इस समय कंपनी के अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया। ये नाम याद रखिएगा, बफर स्टेट। उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था, अथवा हम यह भी कह सकते थे कि अपनी पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपने सीमाएं संरक्षित रहे। उस समय
भय मुख्यतः अफगानों और मराठों से था। इसीलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस बोझ का भार उठाए, और इस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। ब्लेजली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया। ब्लेजली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति के और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया। सिंपल से इसको भाषा में समझिए दोस्तों, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मान के चलिए घेरे का नीति ये होता है, ये हमारा स्टेट है, चलिए इसको हम माई से घोष, इसके अगल बगल वाले जो भी हो इनको दोस्तों अपने किसी तरह से अपने संरक्षण में लेना, यानी चाहे वो संधि के दबाव पे हो, ठीक है, सेना रख करके हो, किसी भी प्रकार करके उनके मंत्री को अपना बना करके हो, यानी कि इनसे किसी न इनको का जो निर्भरता होता है इस मुख्य राज्य पे जरूर होता है। और ये जो अगल बगल वाले जितने राज्य हैं उनका सुरक्षा का जिम्मेवारी अंग्रेज खुद लेते थे, ठीक है। अगर कोई विदेशी आक्रमण भी करेगा तो सबसे पहले बाहर वाले पे भी करेगा, तो बाहर वाले पे जब आक्रमण दोस्तों करेगा तो यहीं पे उसको हरा दिया जाता है कि वो अंदर में प्रवेश ना कर सके। तो इसको सीधा से भाषा में समझ ले, इसी को कहते हैं सुरक्षा प्रकोष्ठ या कि फिर घेरे का नीति। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिंग फेंस नीति का संबंध इसमें से किसने है दोस्तों? वॉरेन हेस्टिंग्स, अभी हमने पढ़ा था। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? दोस्तों किसने समाप्त किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और ये आई कब थी दोस्तों? अब हम लोगों ने इलाहाबाद के संधि पढ़ा था बक्सर के युद्ध के बाद, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है, 12 और 16 अगस्त 1765। उसके बाद जो हुआ था दोस्तों, उसी के बाद ये द्वैध शासन आया था। तो आने वाला समझ यह हो गया इलाहाबाद का संधि, और ख़त्म किससे हुआ? इसको ख़त्म किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। क्लियर है? चलिए हम लोग इसका डिस्कशन देख लेते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त कर निर्णय लिया तथा कोलकाता परिषद उनके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले। वॉरेन हेस्टिंग्स ने दोनों उपदीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सितौब रॉय को पदच्युत कर दिया। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय 1765 में हुई थी। दोस्तों ये द्वैध शासन समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे दो तरह का मामला होता है, हम लोग जानते हैं दीवानी और फौजदारी, और इसके साथ ही जो काम को बांट दिया जाता है उसको द्वैध शासन कहते हैं। जैसे सेना रखने ये सब का जो काम था वो कंपनी कर रही थी, और किसी को वेतन देना हो, शासन चलाना हो, इसके काम जो थे वहाँ के राजा कर रहे थे। तो इस तरह से जो शासन था वो दो भागों में बटा हुआ था। रेवेन्यू का जितना भी जो लेना था, ये सब रेवेन्यू सेटलमेंट से लेकर के जो भी था पैसे से रिलेटेड, वो सब के सब अंग्रेज देखते थे, यानी कंपनी देखती थी। और प्रशासन चलाने का काम करते थे राजा महाराजा, वहाँ पे जो नियुक्त दीवान होते थे ये सब करते थे। तो ये दोनों चीज़ों को जो अलग अलग करके रखा जाता था, इसी को द्वैध शासन प्रणाली बोलते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, आगे बढ़िए। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। और समाप्त किसके द्वारा किया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स। यानी कि क्लाइव जो है ना, वैसे क्लाइव जो है स्टार्ट किया और हेस्टिंग्स उसको समाप्त कर दिया। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स। दोस्तों ये इसके द्वारा, वहाँ पे बर्क नाम का एक आदमी था, उसके द्वारा जो था इन पे महाभियोग, लेकिन बाद में इसको दोस्तों बरी किया गया था। चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया।
जो 1788 से 1795 ईस्वी तक चलता रहा, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया गया और यह भी कहा कि वारेन हेस्टिंग्स ने सब कुछ साम्राज्य के हित के लिए किया, न कि अपने लिए। वारेन हेस्टिंग्स पर लगे महाभियोग के बारे में विद्वानों के मत भिन्न है, किंतु V.A. स्मिथ का निर्णय अधिक मान्य है। वह लिखते हैं कि उसके थोड़े से दोष, जहाँ तक वे वास्तव में दोष थे, उस राजनीतिज्ञ के दोष थे जिस पर सहसा ही संकट आ पड़ा हो तथा जिस पर इतनी कठिन उलझने आ पड़ी हो कि कभी कभी मानवीय समझ में भूल चूक हो जानी आवश्यक ही थी। और ये इस पे लगाने वाले का इसमें नाम नहीं दोस्तों, बर्क याद रखिएगा आप, बर्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था दोस्तों? वारेन हेस्टिंग्स पर। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। दीवानी और फौजदारी न्यायालय के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग्स ने प्रारंभ किया, मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया। 1793 याद रखिएगा, 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी, जिसके तहत न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया गया था, जिसके तहत कर और न्याय प्रशासन को दोस्तों अलग कर दिया गया था, यानी टैक्स अलग और न्याय अलग। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविदा सिविल कोड, ठीक है, का सृजन किया, यानी कि कोवेंडेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई। दोस्तों इसको किसने लिया था? कॉर्नवालिस लाया था, जो कि जिस समय उसको कॉर्नवालिस कोड भी कहा जाता था। चलिए हम लोग इसको ध्यान में रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का सृजन कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद कॉर्नवालिस ने प्रशासन को पुनर्गठित किया तथा राजस्व बोर्डों को भंग कर इसके संबंध में नए नियम बनाए। कंपनी के अधिकारियों के व्यक्तिगत व्यापार के संबंध में भी नए नियम बनाए गए। उसने कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से दीवानी तथा न्यायिक क्षेत्रों में स्पष्ट विभाजन किया, जिसने आगे चलकर भारतीय सिविल सेवा का रूप ले लिया गया। चलिए अब देखते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया था दोस्तों कॉर्नवालिस के शासनकाल में। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधित्व कहा गया था दोस्तों? दरोगा को। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों को उसके पुलिस कर्तव्यों से अलग कर प्रत्येक 20 से 30 वर्ग मील के क्षेत्र में थाना स्थापित किया तथा दरोगा नामक पुलिस अधिकारी नियुक्त किया। दरोगा की नियुक्ति एवं पर्यवेक्षण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता था। किसान दरोगा को कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि मानते थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है दोस्तों? गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसका कि कार्यकाल 1786 से लेकर के 1793 ईस्वी है, 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल ने दोबारा बन के आया था दोस्तों। इसे भारत में इस्तमरारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त न्यायिक संहिता या भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। ये याद रखिएगा, इस्तमरारी अथवा स्थायी बंदोबस्त बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर में हुई थी। यहीं पर इसकी कब्र है। तो इसका कब्र अब 5 अक्टूबर दोस्तों आया है, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। चलिए, एक जलीय जीव है, इतना हिंट काफ़ी है आपके लिए। लॉर्ड ब्लेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इसको सर्कल करिए, यानी कि ये। तो हम गलत चीज़ को नहीं पढ़ेंगे, हमारा दिमाग उसी को याद रख लेता है।
चलिए पहला, दूसरों की खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखा इसने, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखा, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सरोजता स्थापित किया। ये सब अच्छे हैं दोस्तों। अब हम लोग इसका डिटेल डिस्कस। लॉर्ड ब्लेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। उस समय फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का शासन बना हुआ मोर्चा छिन-भिन हो चुका था। नेपोलियन मिस्र तथा सीरिया को विजित कर चुका था और गंभीरतापूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में ब्लेजली ने भारत में सहायक संधि का प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई और नेपोलियन का भय भी टल गया। सहायक संधि की शर्तों में से यह शर्त भी थी कि संधि को स्वीकार करने वाले रियासत कंपनी की एक सेना को रखेगी, जिसका सारा खर्च राज्य को देना होगा। इस सेना को चलाने का अधिकार केवल कंपनी को होगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य किसी भी यूरोपीय या अंग्रेजों से दुश्मन की सहायता नहीं करेगा और उनके किसी भी व्यक्ति को नौकरी नहीं देगा। लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने पहला और मराठा, मैंने बोला है दोस्तों पहला, अंतिम, महत्वपूर्ण, इस तरह का जो वर्ड आते हैं ना प्रसिद्ध, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो पहला मराठा सरदार कौन सा दोस्तों? पेशवा बाजीराव द्वितीय। अब इसका डिटेल देखते हैं। दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ली और 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों ने बसीन की संधि की। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरचना स्वीकार कर ली। यह संधि मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि थी। 31 दिसंबर 1802 को दोस्तों बसीन की संधि हुआ था। तो आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि 31 दिसंबर 1599 में क्या हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें अगर आप याद रखिएगा ना तो आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। ठीक है, यानी कि इस समय कंपनी का जो था, चलिए नहीं आपको कम से हमने बताएंगे, आप कमेंट सेक्शन में राइट कीजिए, आपको पता है। 1802 ईस्वी की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था दोस्तों? अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुआ था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था दोस्तों? अवध का नवाब। देखिए यहाँ पे आ गया ना, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था दोस्तों? अवध का नवाब। ये क्वेश्चन क्या था दोस्तों कि पहला मराठा सरदार कौन था? तो देखिए कितना सिमिलरिटी के क्वेश्चन में, तो इन सब चीज़ों को ही क्लियर करने के लिए घटना चक्र पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसका हो गया। अब चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। ब्लेजली की सहायक संधि का ठीक है, ब्लेजली की सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से ही था। डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। दोस्तों हमने पहले पढ़ चुके हैं डुप्ले के बारे में चैप्टर 1 में ही अच्छे से। क्लाइव के काल में यह प्रणाली लगभग सभी गवर्नर जनरलों ने अपनाई थी। ब्लेजली की यह विशेषता यह थी कि उसने इसका विकास कर अपने संपर्क में आने वाले सभी देशी राजाओं के संबंधों में इसका प्रयोग किया। प्रथम सहायक संधि 1765 में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा का वचन दिया और अवध ने एक अंग्रेज रेजिडेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार किया। सहायक संधि को किसके काल में, दोस्तों इसका एक और नोट इम्पोर्टेंट है, यदि प्रश्न में ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो हैदराबाद होगा। देखिए कितना कंफ्यूजिंग है, तो इसीलिए इसको एक एक छोटा छोटा चीज़ को ध्यान में रखिए।
ब्लेजली का सहायक संधि बोलेगा तो हैदराबाद होगा, और सिर्फ सहायक संधि वाला होगा तो अवध होगा, और इसके अलावा पहला मराठा बोलेगा तो बाजीराव द्वितीय होगा। देख रहे हैं दोस्तों कितना क्लोज है ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था दोस्तों? लॉर्ड ब्लेजली के काल में। निम्नलिखित में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो चलिए इसका हम लोग डिस्कशन में जाते हैं। लॉर्ड ब्लेजली, जिसका कि कार्यकाल 1798 से लेकर के 1805 ईस्वी तक था दोस्तों, भारतीय राजाओं को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया। जिन राज्यों में ब्लेजली की सहायक संधि स्वीकार की गई, जिसमें किया गया था ब्लेजली का, वो पहला कौन था दोस्तों? हैदराबाद, जो कि 1798 1800, मैसूर 1799। आपको पता होना, जब हमने पीछे पहले पढ़ा था, उस समय टीपू सुल्तान को इसने मार दिया था, युद्ध में मारा गया था, उसके बाद इसको हड़प लिया। तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802। हमने इधर अभी पढ़ा है दोस्तों बसीन की संधि जो हुआ था, ठीक है, 31 दिसंबर 1802। तो चीज़ें रिपीट जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना आपको याद रहेगा। तो पेशवा हो गया, बरार के भोसले 1803 और सिंधिया 1804 में। इंदौर के होलकर ने 6 जनवरी 1818, जोधपुर, जयपुर, मनछेर तथा बूंदी तथा भरतपुर। अतः प्रश्न में कोई भी विकल्प सही नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपना काम है पढ़ना। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? हैदराबाद के निज़ाम। निम्नलिखित में से विचार किए जिन्होंने लॉर्ड ब्लेजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही क्रमानुक्रम पता लगाइए। ये पूरा देख लीजिए दोस्तों कब कब था। हैदराबाद 1798 99, मैसूर आपको अच्छे से याद है, ठीक है। उसके बाद अवध अच्छे से याद है 1801, उसी तरह से सिंधिया का था 1804। अब अपना अपना मिलान कर लीजिए कौन कब है। जब सब क्लियर है तो फिर टेंशन किस बात का। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि का सूत्रपात? लॉर्ड ब्लेजली। देखिए बार बार रिपीटेड है। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों का प्रभुसत्ता स्थापित करना। ये कोई थोड़ा नया बात है। निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो सहायक संधि दोस्तों 1863 गलत है, ये 1798 से आरंभ हुआ था हैदराबाद से। चलिए इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है अच्छे से। आगे बढ़ते हैं डिटेलिंग। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप के साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखा? लॉर्ड ब्लेजली ने दोस्तों, सहायक संधि के दम पे। चलिए हम लोगों ने पढ़ लिया इसके बारे में। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। डिस्कशन इसके क्या है? आंग्ल नेपाल युद्ध का 1814 से 1816 था, ठीक है, 2 साल। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल काल जो था 1823 से 23, 1813 से, यानी कि 10 साल ये रहा था दोस्तों, जो कि 1815 की सुगौली की संधि से समाप्त हुई। ठीक है, सुगौलों की संधि जो 2 दिसंबर महीने में है, तो 1815 को लेखबद्ध हुई थी, जिसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 को किया गया। इसीलिए ये इसमें ख़त्म हो गया दोस्तों। सुगौली की संधि कब हुई थी दोस्तों? 1815 में हुई थी, कार्यान्वित नहीं हुई ये पूछ रहा है। हुई कब थी? तो 1815 में। कार्यान्वित पूछेगा तब होगा 1816 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? चलिए हम लोग इसको हटा देते हैं फिर। हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध। लॉर्ड हेस्टिंग्स, आंग्ल नेपाल युद्ध। लॉर्ड ब्लेजली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। हम बता दिया इसके बारे में। अब हम लोग इसका डिस्कशन अच्छे से दोस्तों तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1817 से 18 लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। और उसके बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799 लॉर्ड ब्लेजली। एवं आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था?
14 से 16 अभी हमने पढ़ा है दोस्तों, बस इनकी सुगौली की संधि से ये समाप्त हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ, जबकि बक्सर का युद्ध 1764 हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? लॉर्ड हेस्टिंग्स से। सर टॉमस मुनरो किस वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे दोस्तों? 1820 से लेकर के 1827 तक। अब पूछिएगा कि देखिए सबसे पहले यतवाड़ी व्यवस्था जो कि बीपीएससी जो पेपर कैंसिल हुआ उसमें ये पूछा गया था क्वेश्चन, तो ध्यान में रखिएगा। जो मेरे माइंड में आ रहा है मैं बता रही हूँ, बाकी तो मैं भूल गई पूरा। सर टॉमस रोज जिसका कि जो था कार्यकाल 1820 से 1827 ईस्वी तक था, मद्रास के गवर्नर रहे। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे, जिन्होंने सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया था। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, असम या कुर्ग में लागू किया गया था दोस्तों। रैयतवाड़ी व्यवस्था दोस्तों ये था, रैयत का मतलब था, बता देती हूँ आपको अच्छे से ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। रैयत जो था, रैयत का जो दोस्त मतलब होता है किसान, ठीक है ना। तो रैयत का मतलब किसान हुआ, और जो किसान और जो कंपनी का राजस्व वसूली थे, ठेकेदार थे यानी कंपनी के जो लोग, उनके बीच डायरेक्ट संबंध था, बीच में बिचौलियों का कोई जगह नहीं था। तो यही व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था कहलवाया, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रों पे इसने कैप्चर किया हुआ था, अगर आपसे पूछा जाए तो, ठीक है। तो इससे दोस्तों ये हुआ कि किसानों को फ़ायदा हुआ, जो बीच में बिचौलिए बहुत सारा जो क्या बोलते हैं उसको कर बढ़ा देते थे, एक पर एक बीच में बिना बताए उनको मनमर्जी तरीके से लेते, तो वो इसमें बंद हो गया था। इसका सिर्फ एक ही फ़ायदा था। चलिए हम लोग आगे बढ़ें। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेटिंग है। विलियम बेटिंग ने 1831 में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में ले लिया था। अब ये कुर्ग कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक का भाग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? थर्ड आंग्ल मैसूर, याद रखिएगा दोस्तों, ये हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था दोस्तों, वो 1790 से लेकर के 92 ईस्वी तक लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित था। इस युद्ध में कॉर्नवालिस ने स्वयं सेना की बागडोर संभाली थी। इस युद्ध में टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की, और जिसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों और उनके साथियों को देना पड़ा था। इसके बारे में हम लोग अच्छे से देख चुके हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठगों के दमन में निम्नलिखित से कौन संबंध था दोस्तों? कैप्टन सलीम है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में इस बार आया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, और उसमें विलियम बेटिंग ऑप्शन में दिया हुआ था, तो इसको ध्यान रखिए। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा, भवानी की पूजा करते थे तथा प्रायः अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि यह धंधा विधि का विधान था। उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग में उसी प्रकार लिखी थी। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने कैप्टन सलीमन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया गया। अनेक ठगों को फांसी दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ दोस्तों? कैप्टन सलीमन। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? लॉर्ड विलियम
बेंटिंग है। राजा राममोहन जैसे प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों ने विलियम बेंटिंग को इस प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी। बहुत से समकालीन प्रगतिशील समाचार पत्रों ने इसका समर्थन किया और विलियम बेंटिंग ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। दिसंबर 1829 के नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया। प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। 1830 में यह नियम बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? विलियम बेंटिंग ने। अब देखिए क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो गया है। विलियम बेंटिंग ने के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? 1829 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के निर्यातों को रोक दिया गया दोस्तों? 1789 ईस्वी में। ये ध्यान रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का, यहाँ पे कट कर दीजिए, ये गलत है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीति के तहत हुआ था दोस्तों? कुशासन के कारण। लॉर्ड डलहौजी, जिसका कि कार्यकाल 1848 से लेकर के 56 था, अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेजी राज में विलय कर लिया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यक्तिगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश कौन थे दोस्तों? सतारा हमने पढ़ा है 1848 सबसे पहला, जैतपुर व संभलपुर 1849, बघात 1850, उदयपुर 1852, झांसी 54, नागपुर 54 और करौली 55 में। बघात रियासत का विलय कब हुआ था दोस्तों? ब्रिटिश में 1850। सीधा सीधी। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? 1856 में। विलय का सिद्धांत के तहत इसके काल क्रमानुसार दर्शाइए। इसका हमने एक एक का मैंने लिख दिया दोस्तों, समय नहीं बर्बाद करेंगे, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से युग्मों से सही सुमिलित कीजिए। कौन सही? 1856। ये सब हमने पीछे भी बोला है दोस्तों, समय वेस्ट नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया था दोस्तों? अवध का शासक। निम्नलिखित ब्रिटिश शासकों के दौरान में राजसी राज्यों का विलय क्रमानुसार कब था दोस्तों? सब वही चीज़ बार बार रिपीटेड होगा और आप है इसके सामने आंसर लिखते जाइए, कब हुआ था कब नहीं हुआ था। झांसी 56, ये सब। सतारा 48। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन सा हुआ था दोस्तों? सतारा पढ़ा हमने 48 में। जेम्स एंड्रयूज रेमडे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? डलहौजी का। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। जेम्स एंड्रयूज रैमजे। जेम्स एंड्रयू रैमजे किसका नाम था? डलहौजी का नाम था। 1848 में लॉर्ड डलहौजी, जिसे कि अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, गवर्नर जनरल बनकर भारत है। उसका वास्तविक नाम जेम्स एंड्रूज ब्राउन रैमजे था। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था लॉर्ड एलेनबरो के समय में। लॉर्ड एलेनबरो। सिंध विजय कब हुआ था दोस्तों? एलेनबरो के समय में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलेनबरो का काल 1842 से 44 यानी मात्र 2 साल के दौरान अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। सिंध पर ब्रिटिश ने कब कब्जा किया दोस्तों? 1843। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? डलहौजी ने किया था। सिक्किम, जो कि नेपाल और भूटान राज्यों के मध्य स्थित एक छोटा सा राज्य था, उसके राजा पर यह दोष लगाया गया कि उसने 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में उस राज्य के कुछ दूरवर्ती प्रदेश, जिसमें कि दार्जिलिंग भी सम्मिलित था, को भारत में मिला लिया गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था दोस्तों? जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था तो कौन सा? जेम्स आउटरम ये रिपोर्ट था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1854 में सलीमन के स्थान पर जेम्स आउटरम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है और जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। झूठे। आउटरम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया तथा 1857 में विद्रोह के समय ब्रिटिश में रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस था जो कि विद्रोहियों के हाथों मारा गया था दोस्तों। तो आउटरम ने कुशासन का एक रिपोर्ट बना करके सौंपा, जिसके बाद उसको कुशासन का आरोप लगा दिया गया। ये बहाना था दोस्तों, करना तो लोग को ही था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी के समय में। भारत में रेल निर्माण की क्रिया में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थावे के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन दो नगरों के बीच हुआ था दोस्तों? मुंबई से थाने। भारत में पहली रेलवे लाइन 1853। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की दोस्तों? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, मोस्ट इंपोर्टेंट VBI। 2-3 बार मन में बोलिए मेरे साथ साथ, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1853 में बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन से थाने के मध्य भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था डफरिन के समय पे, डफर। 1885 ईस्वी में तृतीय अंगल बर्मा युद्ध हुआ और 1 जनवरी 1886 को संपूर्ण बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया, ठीक है। बर्मा यानी कि अभी का म्यांमार, जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। इस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से लेकर के 55 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन व्यय किया जाने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 इनका कार्यकाल था। 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ। इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी के समय प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया था और इस अधिनियम की धारा 15। चलिए हमें ये बताइए अभी कि पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा था कि दास प्रथा समाप्त किया, वो धारा क्या था? ये तो धारा 15 था। वो कौन सा धारा था दोस्तों? वो धारा 17 था। विधवा पुनर्विवाह को वैध मान लिया गया और इस विवाह से उत्पन्न हुए बालक वैध घोषित किए गए। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था दोस्तों? महारानी की उद्घोषणा। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा उद्घोषित की गई थी। पहले गवर्नर जनरल, ये हम लोग पढ़े। अभी पीछे हम लोगों ने पहले भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर, अब पढ़े हम लोग अभी भारत का प्रथम वायसराय। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। कहाँ में? इलाहाबाद दरबार में। तो चलिए, वीडियो बहुत ज़्यादा दोस्तों लंबा हो चुका है तो मैं इसको यहीं पेंड करती हूँ। इसका पार्ट 2
जो पूरा हो जाएगा उसको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।